लंबी चर्चा के बाद अमेरिका के साथ जिस अंतरिम ट्रेड डील के लिए साझा बयान जारी किया गया है, वो अंतरिम ट्रेड डील लागू होने के बाद भारत को कहां और कितना फायदा होगा, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं उद्योग वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल साहब। साहब का स्वागत है सीएनबीसी आवाज में। नमस्कार। आमतौर पर ट्रेड डील को लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट के तौर पर देख रहे हैं, मैं उस पर आगे चलकर आऊंगा, लेकिन मैं देखा था कि जब से 50% टैरिफ लगा और ट्रेड डील नहीं हो पा रहा था, तब से एक इन्वेस्टर्स के बीच में एक थोड़ा सा एक ठहराव सा था, शंका था मन में, स्ट्रेटेजिक रिलेशन में एक सुस्ती सी थी। अब इस अंतरिम ट्रेड डील के बाद वो सारा कुछ दूर होता दिखेगा। मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा सिग्नल जाता है निवेशकों को भी, अंतर्राष्ट्रीय पटल पर जो जियोपॉलिटिक्स कूटनीति देखते हैं उनको भी, कि दो देशों के संबंध और मजबूत होते जा रहे हैं। और विशेषकर ट्रेड एक ऐसी चीज़ है जो दो देशों के बीच में बिजनेसेस को, लोगों को जोड़ता है, तो इसका मैसेज बहुत ज़मीनी स्तर तक जाता है। मुझे पूरा विश्वास है इससे निवेश भी बढ़ेगा। अमेरिका का निवेश तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, पूरे विश्व का निवेश भी भारत की तरफ आकर्षित होगा, क्योंकि हम दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। भारत में आज हुनर है, भारत में आज युवा शक्ति है, लोकतांत्रिक देश है, निर्णायक नेतृत्व है। भारत में जो उपभोक्ता का डिमांड है वो बहुत बढ़ते जा रहे हैं, हम वो देखते ही हैं अपने आंकड़ों में। डिमांड हर एक वस्तु का ग्रोथ ट्रेजेक्टरी पे आज से लेके पीछे जाएं तो 4 साल तक लगातार देखने को मिल रहा है। तो मुझे पूरा विश्वास है कंपनियों के परफॉर्मेंस को देखते हुए, और जो आंकड़े, जो खबरें आ रही हैं आजकल डिमांड की, उनको देखते हुए एक स्वर्णिम दौर भारत का आगे मेरे आंख के सामने मुझे दिखता है। क्योंकि आप खुद काफ़ी क्लोजली मॉनिटर कर रहे होते हैं परफॉर्मेंस, कंपनियों के डिमांड, वो सारी चीज़ें। तो इस ट्रेड डील का एक सबसे पहला पार्ट जो मैं आपसे चर्चा करूंगा वो है कि अमेरिका ने जिन जिन चीज़ों पे टैरिफ घटाया है, रेसिप्रोकल टैरिफ 18% किया है या फिर 0% हो रहा है, उससे सबसे ज़्यादा फायदा किस सेक्टर को देख रहे हैं? क्योंकि मैं आंकड़े देख रहा था तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट है, जेम्स ज्वेलरी है, गारमेंट टेक्सटाइल है, तो उसमें कितना फ़ायदा होगा क्वांटिफाई कर पाएँ कि तो 50% टैरिफ लगने से पहले जिस लेवल पे था उस लेवल पर जाने में कितना टाइम लगेगा और आगे कितना पोटेंशियल है? स्मार्टफोन्स तो आज भी जीरो ड्यूटी पे हैं। जेम और डायमंड्स इस करार के बाद जीरो ड्यूटी पे आ जाएंगे। गोल्ड ज्वेलरी वगैरह बाकी जो है वो 18% रेसिप्रोकल टैरिफ पे आ जाएगी। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, साधारणतः भारत जेनेरिक फार्मास्यूटिकल्स बनाते हैं, वो और उसके इंग्रेडिएंट्स, एक सेक्शन 232 की इन्वेस्टिगेशन होती है, उसके अंतर्गत उनकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, निर्णय नहीं आया, पर मैं आश्वस्त किया गया है कि उसको भी जीरो ड्यूटी कर दिया जाएगा। तो 3 प्रमुख वस्तु जीरो ड्यूटी पे रहेंगे, और स्मार्टफोन्स तो जीरो ड्यूटी पे है ही। मेरे हिसाब से टेक्सटाइल क्षेत्र, अपैरल्स, होम डेकोर, जो पूरा एक बड़ा भारत का लेबर इंटेंसिव सेक्टर है, लेदर गुड्स, स्पोर्ट्स वेयर, स्पोर्ट्स शूज, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, इंजीनियरिंग कंपोनेंट्स, ऑटो वगैरह के, ऐसे कई और वस्तु हैं जो 18% रेसिप्रोकल टैरिफ, और 18 तो हर एक चीज़ पे 18 या 18 से नीचे ही होगा, उससे ज़्यादा तो कोई नहीं हो। और ये सबसे अच्छा रेट है हमारे जो स्पर्धा में जो कंपिटिटर्स हैं उस सब में, इमर्जिंग मार्केट, डेवलपिंग कंट्रीज का सबसे कम रेट हमारा है। तो स्वाभाविक तौर से हमें एक एज मिलेगा, भारत के निर्यात को एक बड़ा बूस्ट मिलेगा। लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स होने के कारण रोजगार के साधन बड़े पैमाने पे बढ़ेंगे, निवेश आएगा और इकोनॉमीज ऑफ स्केल का लाभ अब हम ले पाएंगे। अब यूके, यूरोपियन यूनियन के 27 देश, एफ्टा के 4 देश, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएसए, ये सब होने के कारण अब इतनी मार्केट खुल गई है टेक्सटाइल के लिए जीरो ड्यूटी पे, कि अब बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगाना में किसी को हिचक नहीं होगी, डर नहीं लगेगा। पहले ये रहता था कि भाई बाकी देशों को कम ड्यूटी पे मिल जाती है एक्सेस, किसका एफटी है, कोई बांग्लादेश की तरह लेस डेवलप्ड कंट्री है। तो हमारे निवेशक भी और निर्यात करने वाली कंपनियां भी थोड़ा हेजिटेट करती थी कि हम बहुत ज़्यादा निवेश कर लें और कल को
compete ना कर पाए इन देशों के साथ, या ये बहुत कम कर दें प्राइस। अब हमारा रेट कम होने के कारण मुझे लगता है काफ़ी बड़े पैमाने पे इन सब क्षेत्रों में निवेश आएगा। फूड प्रोसेसिंग एक और क्षेत्र है जिसको बहुत लाभ मिलेगा, जिससे हमारे किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी, नए रोजगार के साधन भी छोटी जगहों पे शुरू होंगे। आपने हाल में ही देखा कुछ कंपनियों की वैल्यूएशंस जो पब्लिक गए या प्राइवेट इक्विटी में है जिसने लिया, प्रोसेस्ड फूड्स का आज बहुत बड़ा डिमांड है, बहुत बड़ी वैल्यू मिलती है। तो मुझे लगता है कि जितना हमारे किसानों के उत्पाद को हम प्रोसेस करके वैल्यू ऐड करके विदेश भेजें, भारत में भी बेचें, उतना ज़्यादा किसानों को भी लाभ है, रोजगार भी होगा, एंटरप्रेन्योर्स उद्यमी भी खड़े होंगे, युवा युवतियों को नए अवसर मिलेंगे। हमारे स्टार्टअप्स बड़े नए नए आइडियाज लेके इस क्षेत्र में उनके लिए एक बड़ा मौका यहाँ पर आएगा। उनके लिए बड़ा मौका एक चीज़ और है सर कि टेक्सटाइल एक्सपोर्ट की बात करें, चाहे श्रिम्प एक्सपोर्ट की बात करें, तो ये सारी चीज़ें 50% टैरिफ लगने के बाद करीब 40%, कहीं 35% डाउन हो गई थी। तो वापस पुराने लेवल पर जाने में क्या एस्टिमेट है? क्योंकि कहा यह जाता है कि जब कस्टमर एक बार चला जाता है तो उनको वापस लाना मुश्किल है। जानकारी के लिए वो जो डाउन हुई थी कुछ मात्रा में, वो प्राइसिंग की वजह से डाउन हुई थी, क्योंकि इतना बड़ा टैरिफ लग रहा था तो ड्यूटी तो उसको ऑफसेट करने के लिए कंसेशंस वगैरह देना पड़ रहा। साधारणतः हमारी इंडस्ट्री ने अपनी मार्केट को नहीं खोया है, मार्केट शेयर मेंटेन रखा है। अच्छा, मार्केट शेयर मेंटेन बाय एंड लार्ज। हो सकता है कुछ लोगों ने अपनी इन्वेंट्री मैनेजमेंट की हो, थोड़ा डिले किया हो सप्लाई, वो सब अब आ जाएगा। तो मेरा तो मानना है कि इस दौरान कई कंपनियों ने डाइवर्सिफाई भी किया, जैसे श्रिम्प एक्सपोर्टर्स ने यूरोप में और बाकी देशों में भी डाइवर्सिफाई किया, तो उनको तो डबल फायदा होगा। यहाँ की मार्केट भी वापस आ जाएगी और नई मार्केटें जो खुली है वो भी उनको तो ट्रम्प को थैंक यू नोट देना चाहिए, आपने एक मौका दिखाया मुझे। सवाल वो नहीं है, बट चतुर समझदार लोगों ने वो रास्ता भी अपनाया था। और मैं तो बार बार इसी कमरे में हर महीने एक्सपोर्टर्स से मिलता हूँ, आप भी कई बार आए हैं, और मैंने उनको दो ही चीजें बताई थी। एक तो कोई भी गलत काम ना करे, कोई अपना सामान और कोई कंट्री के थ्रू ट्रांसशिपमेंट करके गलत काम ना करे, क्योंकि भारत एक विश्वसनीय पार्टनर है, साझेदार है। हमने कभी किसी के साथ छल से या धोखे से काम नहीं किया। अपना भरोसा बना के हमारा भरोसा बना रहना चाहिए, वो सबसे बड़ी पूंजी। एक सवाल और इसमें पूछना चाहूंगा सर, आके बाकी मुद्दे पे जाऊं, कि इसमें एक चीज और लिखा गया है कि भारत ने कई सारे प्रोडक्ट पे ड्यूटी घटाने या हटाने का रिक्वेस्ट किया है और हम इस पर आगे चलकर विचार करेंगे, ज्वाइंट स्टेटमेंट में कहा गया है। तो क्या हम माने कि आगे चल के भारत के कई सारे प्रोडक्ट पर ड्यूटी घटने और जिस पर 18% है उसमें और कम होने की गुंजाइश बची हुई? स्वाभाविक है, ये पहला ट्रांच है बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट का। आगे चल के और विषयों पे भी बात आप लोग कहाँ पुश कर रहे हैं सबसे ज्यादा? ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है, वो तो नेगोशिएशंस तो कई चीजों पे होती है, वो यहाँ तो नहीं चर्चा की जाएगी। वो तो पोटेंशियल कहाँ पे, ये अगर पूछो तो। एक सवाल और कि इसमें इंपोर्ट पर हम आए तो जो स्टेटमेंट के हिसाब से कहा गया है कि $500 बिलियन का इंडिया इंटेंड है, मतलब कोशिश करेगा कि हम खरीदें। ऐसा कोई कमिटमेंट यूएस ने किया है क्या कि हम अमेरिका भारत से इतने का प्रोडक्ट लेंगे अगले 5 साल में? ऐसा एक कमिटमेंट तो दोनों तरफ नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों तरफ प्राइवेट सेक्टर है, इंडिपेंडेंट एक्सपोर्टर्स इंपोर्टर्स है, पर एक दिशा जरूर दिखती है। उदाहरण के लिए आज भारत में हम तेल खरीदते हैं, LNG LPG खरीदते हैं बड़े पैमाने पे, और वो बढ़ते जा रहे हैं। हम प्रेशियस मेटल्स खरीदते हैं, बढ़ते जा रहे हैं। कोकिंग कोल खरीदते हैं, आज भी $15-17 बिलियन का, और स्टील कैपेसिटी डबल होने जा रही है, तो स्वाभाविक है कोकिंग कोल डिमांड भी डबल होगी, $30 बिलियन हर महीने खरीदेंगे। हम साथ ही साथ कई सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो डेटा सेंटर्स में लगते हैं, जो GPUs, ICT प्रोडक्ट्स, AI और क्वांटम कंप्यूटिंग का इक्विपमेंट। अब ये सब चीजें जितना ज्यादा भारत में ग्रोथ होगा उतना ज्यादा हमें लगेंगी। तो एयरक्राफ्ट में बहुत डिमांड है, बोइंग के ऊपर कई ऑर्डर्स हैं, इंजन के ऑर्डर्स हैं, स्पेयर पार्ट्स के हैं। मेरा मानना है अगले 5 साल में आराम से $80 से $100 बिलियन का एयरक्राफ्ट रिलेटेड इंपोर्ट्स यूएस से हो सकता है। हमारी डिमांड बहुत है। इन सबको जब हम देखते हैं तो ध्यान में आता है कि आज भी भारत लगभग $300 बिलियन का सालाना ये सब विषयों का आयात करता है। आगे चल के अगले 5 साल में ग्रोथ के दृष्टिकोण से देखें तो $2 ट्रिलियन का इन चीजों का आयात होने की संभावना है। अब आप
$2 ट्रिलियन का जब दुनिया में अलग अलग देशों से लेते हो, तो अमेरिका से भी अगर भारत में आए अच्छी गुणवत्ता का, अच्छी क्वालिटी का, अच्छे दाम का सामान, और कई तो ऐसी चीजें हैं जो हमारे लिए अति आवश्यक हैं, जो अमेरिका की ताकत है, एनवीडिया चिप्स वगैरह, तो स्वाभाविक है कि ज्यादा लोग जब इसको ऑफर करेंगे, ज्यादा देश से ज्यादा कंपनियां ऑफर करेंगी, तो उससे भारत को सही दाम भी मिलेगा, अच्छी क्वालिटी। और भारत कोई इमर्जिंग सेक्टर है, एआई सेंटर, डेटा सेंटर या फिर दूसरे ऐसे डिजिटल सेक्टर, तो वहाँ पे एक सस्ते में सामान आ सकेंगे, अच्छा सामान आएगा और सही दाम। एक सवाल, चूंकि इंपोर्ट की बात आपने शुरू ही कर दी, एक है एग्री प्रोडक्ट को लेकर के, चूंकि जिस तरीके से ज्वाइंट स्टेटमेंट था उसमें जो पहले पैरा में जो लिखा गया, उससे लोगों को भीतर बहुत सारे कन्फ्यूजन वहाँ पे क्रिएट हुए, क्योंकि ऐसा लगा कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बहुत सारे यहाँ पर आ रहे हैं, और सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन हुआ जो ड्राइड डिस्टिलरी ग्रेन्स की बात हुई, या फिर जो ज्वार, लाल ज्वार होता है उसकी बात हुई, तो उसमें ये लगा कि सुरगम, रेड सुरगम, तो उससे जो वो है तो एनिमल फीड के लिए, लोग कह रहे हैं कि एनिमल फीड में अगर ये सामान आना शुरू हो गया तो मक्का किसानों की डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि मक्का एनिमल फीड के सब्स्टिट्यूट के तौर पर रहता है। आपकी जानकारी के लिए, ये जो DDGS है, बहुत हाई प्रोटीन का एक एनिमल फीड है, पोल्ट्री में लगता है, और इसका एक निर्धारित कोटा दिया गया है। कोटा दिया गया। हाँ, भारत का तो डिमांड इतनी बड़ी है कि उससे कोई भारत के लोकल डिमांड में या लोकल किसानों को किसी प्रकार का नुकसान नहीं। ये 0% ड्यूटी पे आएगा? उसकी अलग अलग निर्णय हुए हैं, मुझे एग्जैक्ट ड्यूटी ऑफ द कफ याद नहीं है, लेकिन इसका जो डिमांड है वो इतना बड़ा है कि मुझे नहीं लगता कि इससे कोई भारत के किसानों को चिंता की जरूरत है, या इसमें इसके कारण कोई लोकल डिमांड कम होगी। इसमें हालांकि मैं इसमें ये जरूर कहना चाहूंगा कि हमें ध्यान में रखना चाहिए कि जो भी चीज ऐसे आयात होती है, उसमें एक एक चीज पे हमने बड़ी गहराई से, गंभीरता से ध्यान रख के ही खोला है। उदाहरण के लिए कई सारी ऐसी चीजें जो पर्याप्त मात्रा में भारत में है, और जो मेन प्रोड्यूस है हमारे किसानों का, मीट हो, पोल्ट्री हो, सब डेयरी के प्रोडक्ट्स हो, GM फूड्स हो, सोया हो, मक्का हो, चावल हो, गेहूं हो, चीनी हो, जवार, बाजरा, रागी, कोडो, अमारंथ, केले, स्ट्रॉबेरी, चेरी, सिट्रस फ्रूट्स, ग्रीन पी, काबुली चना, मूंग, कुछ ऑयल सीड्स, कुछ एनिमल फीड, ग्राउंड नट्स, शहद, मॉल्ट और उसके एक्सट्रैक्ट, नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस, फ्लावर और मील्स, स्टार्च, एसेंशियल ऑयल्स, एथेनॉल जो गाड़ियों में लगता है, टोबैको, इन चीजों पे कुछ खोला नहीं गया है, कोई कंसेशन नहीं गया। कुछ खोला नहीं गया, इसका मतलब ना तो कोई कंसेशन पहले की तरह ही, कोई इंपोर्ट ड्यूटी पहले कम की नहीं, तरह ही रहेगा, पूरी पहले की तरह ही ड्यूटी रहेगी, कोई कोटा सिस्टम नहीं होगा, कोई कोटा नहीं, इन सब चीजों पे कोई कोटा नहीं। बिल्कुल, आपने बहुत सही क्लैरिफिकेशन दिया। जितने सारे प्रोडक्ट का नाम बताया उस पर किसी भी तरह के कोई रियायत, इनफैक्ट डील का वो हिस्सा है ही नहीं, इसको इस तरह समझा जाए। अच्छा, इसमें एक चीज मैं समझना चाहूंगा कि इसमें आपने क्लैरिफाई कर दिया, फिर भी मैं आपसे दोबारा पूछूंगा सवाल, क्योंकि मक्का को लेकर ऐसे जब बातचीत हो रही थी तो ऐसा लग रहा था कि बहुत दबाव है यूएस की तरफ से कि मैंने बताया मक्का और सोया, चावल और गेहूं, चीनी, कोई GM प्रोडक्ट, पोल्ट्री, मीट, कोई इसमें नहीं है, कुछ नहीं है, डेयरी का कुछ नहीं है, एक भी डेयरी का आइटम। फिर से रिपीट कर दूं, डेयरी प्रोडक्ट इसमें शामिल नहीं है, मक्का इसमें बिल्कुल भी शामिल नहीं है, और सोया शामिल नहीं है, सोया ऑयल इसमें। सोया ऑयल तो भारत आज भी $5 बिलियन का अमेरिका से भी करता है, तो उसमें कुछ आ जाए अगर वहां से, तो उसमें भारत का कोई नुकसान नहीं है, उल्टे कंपटीशन में अगर सस्ता आ जाए तो हमारे उपभोक्ताओं को बड़ा लाभ हो। ट्रेड डील से जुड़े ऐसे कई सारे सवाल हैं जिसपे दर्शक जानना चाहते हैं और ज्यादा सफाई चाहते हैं। आपसे बातचीत हम जारी रखेंगे, लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम लोग खास बातचीत कर रहे हैं उद्योग वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल साहब से, जो भारत और अमेरिका के साथ जो अंतरिम ट्रेड डील का साझा बयान जारी किया गया है, उसके क्या मायने हैं, उससे किसको कितना फायदा होना है, निवेशकों के लिए, एक्सपोर्टर्स के लिए कितना बड़ा मौका है, और साथ ही साथ किसानों की जो चिंताएं हैं वो चिंताएं कितनी जायज़ हैं। उन सारे सवालों का जवाब ले रहे हैं। सर, अगला सवाल मेरा
एक चीज़ है जिस पे कंसर्न लोग जता रहे हैं वो है कि फ्रूट्स और प्रोसेस फ्रूट्स की बात इसमें की गई है। हालांकि आपकी तरफ से डॉक्यूमेंट दिया गया उसमें था कि बहुत सारे साइट्रस फ्रूट्स वगैरह इसमें शामिल नहीं है। एप्पल एक है जिसको लेके लोग कंसर्न जता रहे हैं। हिमाचल के किसान हो चाहे जम्मू कश्मीर के किसान हो, उनको लगता है कि हमारा डिमांड कम हो जाएगा। उनको कैसे आप निश्चित करें कि उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा? मैं आपको थोड़ा विस्तार में स्पष्टीकरण कर दूं। आज भी एप्पल भारत में जो उत्पाद होता है वो कम है डिमांड के समय। आज डिमांड लगभग 26 लाख टन है, प्रोड्यूस 21 लाख टन होता है, या ओवरऑल एक 5.5 लाख टन की गैप है जो इंपोर्ट होती है। कुछ सेव एक्सपोर्ट भी होता है थोड़ी मात्रा। अब ये 5.5 लाख टन अलग अलग जगह से आते हैं, अमेरिका से भी आता है। जितना अमेरिका से आता है उससे कम कोटा उनको दिया गया। पहली बात तो ये समझ। मैं फिर से रिपीट करूंगा, जितना अमेरिका से ट्रेड डील से पहले आता था, आज आता है ट्रेड डील के पहले, हाँ, उससे कम का कोटा दिया गया। तो एप्पल को खोल नहीं दिया गया। आज 5.5 लाख टन विश्व भर से आता है, हाँ, उसमें से भी अमेरिका से बड़ी मात्रा में आता है, हाँ, उस 5.5 लाख, जितना आता है उससे कम का कोटा दिया गया। तो उस कोटा मतलब एक तय मात्रा तय, उससे ज्यादा अपने उससे ज्यादा नहीं, उससे ज्यादा पूरी ड्यूटी पे आएगा, पूरी ड्यूटी पे आएगा, जो वायबल होता नहीं आमतौर पर। पहली बात। दूसरी बात और भी किसानों को संतुष्ट करेगी। आज 50 रुपए प्रति किलो मिनिमम इंपोर्ट प्राइस और उस पर 25 रुपए ड्यूटी, यानी 75 रुपए का एक फ्लोर है। इससे सस्ता इंपोर्ट नहीं हो सकता। एक प्रकार से किसानों के लिए संरक्षण है कि 75 रुपए से कम का लैंडेड कॉस्ट नहीं आएगा। हमने जो अभी कोटा भी दिया है उसमें मिनिमम इंपोर्ट प्राइस 80 रुपए है और उस पर 20 रुपए ड्यूटी लगेगी, तो 100 रुपए हो जाएगा। मतलब अभी जो एप्पल आता है वो 75 रुपए प्रति किलो मिनिमम की प्राइस है, उससे ज्यादा डील के तहत कोटा है वो भी 100 रुपए में आएगा। 100 रुपए में आएगा। तो किसी भी तरह की कोई दिक्कत यहाँ पे कोई एक भी आप मेरे से पूरी जवाबदारी से मैं ये आश्वस्त करता हूँ सभी सेब के किसानों को, चाहे जम्मू कश्मीर में हो, हिमाचल में हो, कोई उत्तराखंड में हो, कोई किसान को। तो फिर वो विरोध क्यों कर रहे हैं? मुझे लगता है या तो अभाव है पूरी समझने का इस पूरे विषय को। आपके माध्यम से मैं उम्मीद करता हूं तक ये बात ठीक से पहुंच जाएगी, और या कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट, कुछ विपक्ष के बयान गुमराह करने वाले आते रहते हैं। विपक्ष को ध्यान में आ रहा है कि उनकी रोटी सिक नहीं रही है, उनकी कुछ दाल गल नहीं रही है, कुछ मिला नहीं उनको कुछ चीज़ पे हमें अटैक करने के लिए, तो शायद उसके कारण विपक्षी दल उनको गुमराह करते हो, उत्साह करते हो। बिल्कुल, ये दरअसल उद्योग वाणिज्य मंत्री का आधिकारिक तौर पे आश्वासन है किसी भी तरह के एप्पल ग्रोअर को कोई नुकसान नहीं होगा। ऑन रिकॉर्ड बोल गए, इस वीडियो को रखिएगा, कोई दिक्कत हो तो। इन्होंने साफ बोले जितना अभी पे आता था उससे बिल्कुल। सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट बता, जितना ड्यूटी पे अभी आता था उससे ज्यादा ड्यूटी, उससे ज्यादा इंपोर्ट प्राइस, ज्यादा लैंडेड प्राइस इंपोर्टेड गुड्स पर। एक चीज और उनका कहना था कि एक ट्री नट्स जो खासतौर से अखरोट, पिस्ता, ये सारी चीजें जम्मू कश्मीर में काफी पाया जाता है, वहां के लोगों को भी चिंता है। आज भी इंपोर्ट हो रहा है क्योंकि कम पाया जाता है। जम्मू कश्मीर का जो कुल उत्पाद है 140 करोड़ की जनसंख्या, और लक्ष्मण जी आप देख रहे हैं कैसे लोगों की आमदनी बढ़ रही है, कैसे लोगों की खपत बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है। जैसे जैसे लोगों की आमदनी बढ़ती है तो इस प्रकार की चीजें, पिस्ता, बादाम, वॉलनट, ये सब चीजों में रुचि आती है, तो डिमांड बढ़ रही है, तो इंपोर्ट भी हो रहा है। आज भी अगर हम देखें तो ट्री नट्स बहुत बड़ी संख्या में, बहुत बड़ी वैल्यू के ट्री नट्स का इंपोर्ट के आंकड़े आज भी देखने को मिलते हैं। ऐसी परिस्थिति में अभी ट्री नट्स लगभग $3.5 बिलियन, यानी 35,000 करोड़ के अभी इंपोर्ट कर, 33,000 करोड़ के आज भी इंपोर्ट हो रहे हैं, और उसमें से अमेरिका से ही 10,000 करोड़ के इंपोर्ट हो रहे हैं। इसमें कोई कोटा रहेगा? इसमें अलग अलग विषय के ऊपर अलग अलग निर्णय लिए गए हैं। किसी में कोटा है, किसी में थोड़ी इंपोर्ट में थोड़ी सी रियायत है ड्यूटी में, अलग अलग प्रकार से एक एक विषय को केयरफुली असेस किया। एग्रीकल्चर सेक्टर को लेकर एक और सेगमेंट है, आइटम है, वो है कपास, कॉटन। उसमें किस तरह की रियायत दी गई है? कॉटन में ऐसा है कि एक एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल कॉटन होता है जो भारत में अवेलेबल नहीं है, मिलता नहीं है। हम इंडियन कॉटन की अलग वैरायटी है। अब कुछ एक्सपोर्ट्स ऐसे हैं, हाई क्वालिटी एक्सपोर्ट्स, जिनको एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल कॉटन ही लगता है। तो एक प्रकार से कॉटन को महंगा करने से हम भारत के निर्यात को बुरी तरीके से
नुकसान पहुंचाते हैं। और निर्यात का नुकसान यानी लाखों लोगों को नौकरी से हम वंचित करते हैं। मेरे ख्याल से कई किसान के बच्चों को भी उसके कारण नौकरी नहीं मिलती होगी। कॉटन की पर्याप्त मात्रा में इंडिया में डिमांड है, जो बनाते हैं उसके अतिरिक्त भी इंपोर्ट भी हो रहा है, आज भी हो रहा है, आगे भी होगा, क्योंकि वो क्वालिटी चाहिए भारत में। तो कॉटन के किसानों को तो जरा भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसका माल ज्यादा करके एक्सपोर्ट होता है और साथ ही साथ ये भी है कि अगर कॉटन के दाम कम होते हैं तो जो कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है वो पूरा खरीदती है। मतलब उनको इस बात से डरने की जरूरत तो नहीं कि बाहर का सारा लॉन्ग स्टेपल कॉटन भारत आ जाएगा, हमारा धंधा चौपट हो जाएगा। पूरा तो लॉन्ग स्टेपल कॉटन आएगा नहीं, क्योंकि वो महंगा होता है। तो वो तो सिर्फ जो डिमांड के लिए, खासतौर पे विदेशी डिमांड एक्सपोर्ट के लिए वो ज्यादा करके लाया जाता है। एक आखिरी आइटम, इजिप्शियन कॉटन भी आता है, अमेरिकन भी। एक आखिरी आइटम जो एग्रीकल्चर सेक्टर जुड़ा हुआ है, बासमती राइस। यूएस भारत के बासमती राइस का सबसे बड़ा इंपोर्टर रहा है। ड्यूटी लगने के बाद भी ठीक ठाक वहां जाता रहा है। तो इस ट्रेड डील में बासमती राइस पर ड्यूटी में क्या छूट दी गई है? 18% हो जाएगी। 18% हो जाएगी। रेसिप्रोकल ड्यूटी तो स्वाभाविक है, लाभ मिलेगा। और राइस की डिमांड बढ़ जाएगी। एक आइटम है ऑटो। ऑटो पे किस तरह का रिलैक्सेशन दिया गया, जैसा हम लोग करते रहे यूं के साथ? वैसे ऑटो में कुछ रिलैक्सेशन दिए गए हैं, लेकिन अमेरिका से कोई ऑटो भारत में आता ही नहीं है और वायबल भी नहीं है। वैसे तो एक तरफ लेफ्ट हैंड ड्राइव है, पर उसके बावजूद वहां की गाड़ियां जो है उसका भारत में कोई डिमांड देखने का अभी तक खबर नहीं है। महंगी भी है वो गाड़ियां, पेट्रोल डीजल भी बहुत ज्यादा खपत होती है उसमें। और साथ ही साथ अगर वो मॉडल्स यहाँ पे बिकते हों और उनकी डिमांड आ जाए तो ज्यादा सस्ता पड़ेगा भारत में बनाना, बजाय के वहां से इंपोर्ट करना। वाइन स्पिरिट, वाइन और स्पिरिट्स में भी कुछ छूट दिए गए। और मैं समझता हूं कि उसकी हमें इससे चिंता नहीं कि आज हम निर्यात भी बहुत बड़े पैमाने पे वाइन और स्पिरिट के, जैसा ईयू में हमने एक इंपोर्ट प्राइस तय कर दिया था, इससे सस्ता नहीं आ पाया, क्या ऐसा भी कुछ हम लोग कर रहे हैं? इसमें भी अलग अलग प्रकार के मापदंड तय किए हैं। लेकिन साधारणतः भारत में वाइन तो बहुत कम बनती है। 6000 किसान है जो ग्रेप्स बनाते हैं, वाइन ग्रेप्स। 1000 करोड़ से कम की वाइन की प्रोडक्शन है भारत में। तो वास्तव में कोई बहुत बड़ा इंडस्ट्री को नुकसान नहीं है, उल्टे हमारी वाइन्स विदेश में जाके बिकती है, हमारी विस्की विदेश में जाके बिकती है। हमारे पास सिर्फ 5 सेकंड बचा आपके इंटरव्यू को समाप्त करने के लिए। ये सारा डील इंटरिम डील लागू कब से होगा? जहां तक 18% रेसिप्रोकल टैरिफ है वो तो लगभग अगले हफ्ते एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आ जाना चाहिए। महीने 1.5 महीने में हम इसको लीगल एग्रीमेंट के रूप में बना के मिडिल ऑफ मार्च या 20 तारीख मार्च के आसपास इसको हमें पूरी तरीके से लागू करें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष गोयल सर हमारे साथ समय निकालने के लिए और सारी चीज़ों को बहुत स्पष्टता से बताने के लिए। धन्यवाद। और आपके सभी व्यूअर्स को कहना चाहूँगा, भारत का किसान सुरक्षित है और भारत विकसित बनेगा। और निवेशकों के लिए बड़ा मौका है, निवेशकों के लिए उज्जवल भविष्य। एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे लिए समय निकालने के लिए। तो ये थे उद्योग वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल साहब, जिनका साफ तौर से कहना है कि भारत अमेरिका ट्रेड डील में जो भी प्रावधान किए गए हैं उनमें से किसी को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। दरअसल ये एक्सपोर्टर्स के लिए, निवेशकों के लिए एक बड़ा मौका है और किसानों के हितों की पूरी रक्षा यहाँ पर की गई है।